बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 3-4 बड़ी इंटरेस्टिंग और अहम ख़बरें हैं जो आपसे शेयर करने हैं। एक ख़बर तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तकर्री, नए इंतखाबात, असम्बलियों की तहलील और ऑडियो लीक्स के मामले के ऊपर और लॉन्ग मार्च बिलखसूस इमरान खान साहब अभी क्यों नहीं फ़ैसला कर पा रहे, इसकी जो वजूहात हैं उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, उनकी गिरफ़्तारी के दोबारा वारंट जारी हो गए हैं। देखें उन पर अमल नहीं हुआ, इसकी वजूहात क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आने वाले दिनों के अंदर, इस पे हम बातचीत करेंगे। और फिर तीसरी जो बड़ी अहम ख़बर है वो पार्लियामेंट की तहलील और बतौर वज़ीर-ए-आज़म हासिल होने वाले तोहफ़ों की वापसी के अहकामात हैं और ये अहकामात अदालती अहकामात हैं, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से। एंटी करप्शन पंजाब ने उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज है, उनको बार बार नोटिस किए गए, वो नहीं आए। और जो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं रावलपिंडी के, उन्होंने उनकी गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए थे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लोग आए, थाना कोसार गए, वहाँ से फिर थाना सेक्रेटेरिएट आए, लेकिन कुछ जो है कि वो लीगल नुकात के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने एतराज़ किया और गिरफ़्तारी और ताउन से माज़रत की और कहा कि जी कि ये मुकदमा नंबर बताया जाए और मुकदमे का रिकॉर्ड जो है फराहम किया जाए तो फिर मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। दोबारा रावलपिंडी में इस मामले की हेयरिंग हुई, वहाँ पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने बताया जी कि राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ़्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस ताउन नहीं कर रही, इसलिए उनको इश्तिहारी करार दिया जाए। तो अदालत ने यह कहा जी कि अभी तो एक वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए और एक आपने अटैम्प्ट किया, तो ये तो नहीं फौरी तौर के ऊपर इश्तिहारी करार दिया जा सकता, अलबत्ता आप दोबारा कोशिश करें और उसके बाद फिर देखेंगे ये मामला। तो दोबारा वारंट जारी हुए, दोबारा एंटी करप्शन की टीम जो है कि वो थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची और उन्होंने थाने में वारंट जो है पेश किए और कहा जी कि हमें गिरफ़्तारी करनी है तो साथ ताउन किया जाए। लेकिन एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, कोई रोज़नामचे में एंट्री वगैरह भी नहीं की गई और उनको उनकी गाड़ियाँ भी थाने से बाहर रोकी गई और फिर उनको वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया। अलबत्ता इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया जी कि रोज़नामचे में एंट्री हुई है, ताउन किया गया है, लेकिन जो है कि कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक हमने कहा है कि इस मुकदमे का रिकॉर्ड फराहम किया जाए और अगर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कानूनी तकाज़े पूरे करेगा तो इस्लामाबाद पुलिस अदालती अहकामात पर अमल करेगी। इस बयान में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को इस्लामाबाद पुलिस ने धमकी भी दी है और कहा है जी कि वो कानूनी मामलात को कानूनी मामलात के ज़रिए हल करें और इस पर गलत बयानी ना करें। गलत बयानी की सूरत में इस्लामाबाद पुलिस कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखती है। तो ये मामला जो है इतना बिगड़ता जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब जो ख़ुद आए रोज़ अपोजिशन को धमकियां देते थे गिरफ़्तारियों की, थानों की, जेलों की, तो अब वो ख़ुद जो है वो छुपते फिर रहे हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से और उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने अगर बार बार ऐसा तावन ना किया तो यकीनन जो पिंडी की अदालत है वो राना साहब को एक तो इश्तिहारी भी करार दे देगी और दूसरा इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ भी तो उन्हें अदालत की कार्रवाई की जा सकती है कि अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद ना के हवाले से IG इस्लामाबाद के ऊपर पहले ही एंटी करप्शन पंजाब के अंदर केसेस हैं। तकरीबन 2 अरब रुपए मालियत का जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था उसके हवाले से उनकी इंक्वायरी भी कंप्लीट, इंक्वायरी रिपोर्ट भी कंप्लीट है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी थी, लेकिन फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर PMLN की हुकूमत ने उनको IG इस्लामाबाद मुकर्रर किया। तो लगता ही है कि ये मामला जो हैं कि ये ज़्यादा संगीन होते जा रहे हैं और जो पंजाब और वफाक के अंदर अदम तावन और डिफाइंस की सूरत हाल जो है वो इख्तियार करती जा रही है, जिसको काबू करना बड़ा ज़रूरी है और कानून के तकाज़े पूरे करना यकीनी तौर पर बड़ा अहम है। इसके ऊपर सबको तवज्जो देनी होगी, वरना लाकानूनियत और इंतशार जो है वो पैदा हो सकता है। दूसरा मामला इमरान खान साहब जो है कि वो क्यों नहीं लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। अभी उन्होंने ऑडियो लीक्स के ऊपर जो है कि एक अहम डिसीजन लिया है और कहा है जी कि बड़ा ये सीरियस सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योरिटी है वो गैर महफूज है और वहाँ पे टेलीफोन नंबर जो सेव फ़ोन नंबर है वो भी बंद किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि कोई सिलसिले में अदालत से रजू करने का इरादा रखते हैं।
ताकि जो है कि एक तो ऑडियो लीक्स की जो मुसद्दका हैसियत है उसका भी तयन किया जा सके, और दूसरा फिर ये तहकीकात भी की जा सके और सिस्टम में JIT तश्कील जाए अदालत उज़्मा की निगरानी के अंदर के ये किस एजेंसी ने रिकॉर्डिंग की और इसको कौन लीक कर रहा है, क्योंकि इससे जो है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एक्सपोज हुई है। तो ये इंतहाई अहम मामला है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, तमाम इंटेलिजेंस इदारों को, वजारत दिफा को, वजारत दाखिला को, तमाम कौमी क़यादत को इसके ऊपर संजीदगी से सोचना होगा, वगरना ये इस मजाक के अंदर पाकिस्तान के मुंह पर इतना बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर सिक्योरिटी के ऊपर कि इसका तसव्वुर करना भी जो है कि वो नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमारी कौमी क़यादतों को, बिलखसूस हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ज़रूर सोचना चाहिए कि वो ये सारी सियासत की जो बाज़ारी टाइप की जो है कि एक्टिविटीज़ है उसके अंदर ये सब कुछ मुल्क और कौम के साथ क्या किया जा रहा है इसका अजाला होना चाहिए। दूसरा मामला लॉन्ग मार्च का जो है कि वो ऐलान जो है वो अभी फिर ये तवक्को की जा रही है कि क्योंकि इमरान खान ने अपने इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस किया हुआ है ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ और अभी गुज़श्ता कल नेक्स्ट कल जो है कि वो मंगल के रोज़ दोबारा 2 बजे पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के चीफ सेक्रेटरी IG साहबान, वजारत दिफा, वजारत दाखिला और DGMO को भी इजलास में बुलाया गया है, उनकी राय हासिल की जा सकेगी। वजारत दाखिला ने जो कहा है कि सिक्योरिटी बनाना, यकीनी बनाना जो है नामुमकिन होगा अभी इलेक्शन को 16 को, तो क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। तो गालिब इम्कान ये है कि सिंध की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो कहेगी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो हो सकता है कि पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो और सिंध में जो है कि फॉर टाइम बीइंग जो है मुलतवी कर दिए जाएँ। लेकिन वहाँ पर भी अगर कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात देखे जाएँ या कराची के अंदर नेशनल असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हैं, तो वहाँ पर इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, ना सैलाब का ना बाकी मसाइल हैं। तो लेकिन सिंध की गवर्नमेंट जो है वो भी चाहती है कि इंतखाबात जो है मुलतवी हों, क्योंकि वहाँ पे उनके भी पोजीशन ज़रा वीक है। तो इस तनाजुर के अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब पहले जो है कि ज़िमनी इलेक्शन भुगताना चाह रहे हैं और उसके बाद फिर जो है कि क्योंकि उन्होंने अपने जलसों का ऐलान कर दिया, ऑलरेडी 14 तारीख तक शेड्यूल उनका है। ननकाना साहब है, शेखुपुरा है, मर्दान है, करक है और फिर कराची है 14 को। तो इसलिए इन तारीख़ों के अंदर जो है कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब वज़ारत दाखिला एक्सपेक्ट कर रही थी कि 12 से 17 के दरमियान लॉन्ग मार्च हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये 16 के इलेक्शन के बाद ही अगर हुआ तो होगा, उससे पहले मुमकिन नहीं है। दूसरा जो है अभी भी जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं, खा वो एक आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला और लॉबिंग की जा रही है। इस हवाले से बहुत से ज़िम्मेदारान लोग जो है कि वो बातचीत कर रहे हैं। फिर ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तौर के ऊपर जो है कि ये इलेक्शन के लिए डेट की राह हमवार की जाए। अभी देखना होगा कि विदिन शरीफ फैमिली जो है कि वो जो मरियम को इन करने की, शहबाज को आउट करने की सूरत हालत, क्या शहबाज शरीफ साहब ये बर्दाश्त करेंगे कि वो इस सारे गेम प्लान से निकल जाएं और फिर मरियम आ जाएं, तो कहीं शहबाज शरीफ साहब जो है कि नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ ना कर जाएं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई इंतखाबात का अनाउंस कर दें और फिर ये देखेंगे अगले इंतखाबात में जो भी जीतेगा, अगर मरियम जीतती हैं तो वो आ जाएँ। क्योंकि इस असम्बली में अगर मरियम नवाज साहिबा को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश की गई तो यकीनन एक बड़ा ग्रुप जो है वो इसमें मज़ामत भी कर सकता है। तो ये सारे मामलात हैं, इसलिए आगे चलता जा रहा है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को भी एहसास हो चुका है कि उनके अपने कारकुन, अपनी पार्टी जो है कि वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रही है कि अगर उन्होंने लॉन्ग मार्च अभी ना किया तो फिर मसाइल जो है कि उनके हाथ से जो मामला शायद निकल जाएंगे। तो इसलिए ये हफ़्ता जो है बड़ा अहम है। पार्लियामेंट की तहलील और बतौर वज़ीर-ए-आज़म तोहफ़े वापस करने के हवाले से जो अदालती हुक्म है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग 2 ख़बरें हैं और पाकिस्तान को इससे सीखना चाहिए। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर साबरी याकूब जो हैं कि उन्होंने उनकी अपनी पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए और उनके ऊपर दबाव था, तो उन्होंने मलेशिया के बादशाह से गुज़श्ता सब मुलाकात की और फिर उसके अंदर ये बताया। तो इसके बाद मंजूरी हासिल करने के बाद उन्होंने मलेशिया की पार्लियामेंट जो है वो तहलील कर दी और अगले 60 दिन के अंदर जो इंतखाबात होंगे। पाकिस्तान को भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि ज़िद जो है किसी भी फरीक के लिए अच्छी नहीं होती। फिर इसराइल जो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मुल्क है इस दुनिया का, बहुत छोटा मुल्क, छोटी आबादी, लेकिन दुनिया के बेशुमार वसाइल के ऊपर और फैसला साजी के ऊपर उनका कंट्रोल है। उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है कि उन्होंने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनके ख़िलाफ़ फिर
करप्शन के चार्जेस आयद हुए थे, तो उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, उसको फेस भी किया। तो उस वक्त उन्होंने लीगल फ़ीस अदा करने के लिए उनके कज़न ने $3 लाख उनको जो है कि वो बतौर गिफ्ट उन्होंने कहा जी, मुझे उन्होंने दिया था कि आप केस आप लड़ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ये आपको बतौर मदद के आप दे रहे हैं। तो वहाँ की अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नहीं, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इवन देन आपके वो कज़न है, लेन देन हो सकता है, तोहफे तोहफ़ हो सकते हैं, लेकिन बतौर प्राइम मिनिस्टर आपको ये तोहफ़ा कबूल नहीं करना चाहिए था। और अगर कर भी लिया तो आप ये $3 लाख, वो कज़न उनके अब फोत हो चुके हैं, उन्होंने कहा फोत भी हो चुके हैं, तो आप उनकी जो कंपनी है उस कंपनी को ये $3 लाख वापस जमा कराएं। तो ये वो प्रिंसिपल है बेसिकली जो मोरालिटीज़ के और इंसाफ के, अगर इन चीज़ों के ऊपर माशरे कायम हो तो यकीनन वो तरक्की करते हैं। और इस वक्त इसराइल सबसे छोटा मुल्क, तादाद में बहुत कम है, लेकिन उनका पर कैपिटा, उनकी जो साइंटिफिक जो डेवलपमेंट है, उनकी जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है, उनकी जो खुशहाली है, वो मिसाली है। तो पाकिस्तान में भी काश हमारे मौजूदा साबिक़ वज़ीर आज़म तमाम साहिब इक़्तिदार लोग जो तोहफ़े तोहफ़ हासिल करते हैं, तोशाखाना केस सारों के सामने है कि यहाँ पर भी काश ऐसा ही इंसाफ कायम हो और सब के लिए हो, बड़ों के लिए भी, छोटों के लिए भी, ताकतवर के लिए भी, कमज़ोर के लिए एक जैसा कानून और इंसाफ हो, तो शायद पाकिस्तान भी खुशहाली और तरक्की की राह पर चल पड़े। फ़िलहाल इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।